हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल अस्किम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा और यहां पर आप सभी के लिए लेकर आए हम 3 मार्च के दिन एकदम आने वाला सर गेस्ट पेपर। देखिएगा, गेस्ट पेपर का मतलब ये होता है सर कि जहां से हमारे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपर में सर आते हैं। ठीक, अपना सर जो बायोलॉजी का पेपर होने वाला है वो 100 नंबर का रहेगा। मतलब कि 30 नंबर अपना प्रैक्टिकल से रहेगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा। पास होने के लिए हमें सर जी 23 नंबर चाहिए, है कि नहीं? तो अपना आ जाएगा। और साथ ही साथ मैंने महाभारत बैच लॉन्च किया है, जो कि गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं मात्र 101 रुपये में, जिसमें मैंने आपको सभी सेट दिया है, वो चाहे आपका फिजिक्स का हो या फिर बायोलॉजी का हो या फिर हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का हो। और मैं सर इतना गारंटी लूंगा कि जो हमारे सर बनाने वाले कंटेंट मेकर है ना, उन्होंने सर वो पेपर वहां पे तैयार किया है जहां सर ये हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो जाइए महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मात्र 101 रुपये में। और हर एक विषय के मैं 7 सेट पेपर दिया हूँ, वो भी लाइव क्लास के दौरान। और इतना भी है, जैसे कि आपका केमिस्ट्री का बचा हुआ है, इंग्लिश का बचा हुआ है, तो हम उसको 20 जनवरी तक आपका पूरा क्लियर करा देंगे, क्योंकि सर लोग उस पे काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके महाभारत बैच ज्वाइन करिए। एंड अपना टेलीग्राम चैनल, यूपी बोर्ड का वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल, जहाँ से 45,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो यस केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना? तो सर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का पेपर, जो कि आपको 3 घंटे 15 मिनट का सर आपको टाइम मिलने वाला है। जो प्रारंभ के 15 मिनट मिलेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। और ये 15 मिनट सर ना अपना बर्बाद मत करिएगा। हम सर सबसे पहले वही क्वेश्चन करेंगे जो सर बोर्ड में आएगा। ऐसा नहीं कि सर जो नहीं आ रहा है आप उसी को करना सॉल्व कर दीजिए। तो लगा एग्जामिनर बैठा है और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होना चाहिए, और आपने गलत कर दिया। फिर वो सोचेगा कि भैया जब पहला ही गलत है तो इसको सर अगला वाला क्वेश्चन कहाँ आ रहा है। तो सबसे पहले वही आंसर दीजिएगा जो जिसका उत्तर आपको अच्छे से आता रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगले वीडियो में ही इसको सॉल्व करा देंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना? और यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं कि जिसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। और यहाँ पे आप लोग अपना चित्र जरूर बनाइएगा। जैसे कि बच्चे चित्र नहीं बनाते, बायोलॉजी का मतलब होता है सर चित्र। मैं आपको डाला भी होऊंगा। और यहाँ पे मैं जो आपको बोर्ड की कॉपी भरने का तरीका सिखाया था ना आज दोपहर में, तो उसमें मैंने अपना एडमिट कार्ड दिखाया था। मैं हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम देता हूँ, वो भी प्राइवेट फॉर्म भर के। और हर वो कोशिश करता हूँ जिसके द्वारा आपको पास होना। जैसे मैं जाता हूँ खुद अपना पर्सनली, जब मैं बायोलॉजी का पेपर देने बैठता हूँ तो वहाँ पे क्वेश्चन का मैं फिगर बनाता हूँ और देखता हूँ कि क्या एग्जामिनर नंबर देता है और वास्तव में सर हमें नंबर मिलते हैं। हम अपना रोल नंबर भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप मेरा जाके यूपी बोर्ड से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी हर वर्ष का। ताकि जब सर हमें आता रहेगा तभी तो हम आपको सिखाएंगे। तो इसलिए सर आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ बस वैसे सॉल्व करिएगा सर, 100% आपको नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले सर यहाँ पे बहुविकल्पी की बात करेंगे। तो जो सर बहुविकल्पी आने वाला है वो आपका 4 नंबर का आएगा सर, 4 नंबर का आएगा। अब मान लीजिए आपको ये बहुविकल्पी नहीं आ रहे हैं पेपर में, तो कोई दिक्कत नहीं यार, 4 नंबर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन हाँ, हमें क्वेश्चन को वहां पे लिख कर आना है। हम कह रहे हैं ठीक है चारों सर बहुविकल्पी नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए चारों बहुविकल्पी नहीं आ रहे हैं, कम से कम इतना पढ़े रहेंगे दो आएगा। अब दो नहीं आ रहा है सर, हम लिखेंगे ही नहीं। आप क्यों नहीं लिखेंगे? यूपी बोर्ड स्टेप मार्किंग करता है, आप वहां पे भरे रहेंगे, पास होंगे। मान लीजिए आपको सर 4 मार्क का यहाँ पे आपका 4 नंबर का अपना ऑब्जेक्टिव है। मान लीजिए आपको सर 2 नंबर आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तो 2 आप छोड़िएगा मत, गलत ही लिखिएगा। कम से कम आप लिखिएगा तो सही। और तुक्का ठोक देंगे सर, 50-50 चांसेस होते हैं सर, 50-50 कि 50% सही होगा, 50% गलत होगा। हम कह रहे हैं कि 2 तो छोड़ेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, लिख के आएँगे तो अगर एग्ज़ामिनर अच्छा वाला है तो आपको नंबर दे देगा। तो मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ सर, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। चलिए सर, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं अपना पूरा। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न है कि अनिषेक जनन होता है। अनिषेक जनन होता क्या है? देखिएगा, एक नर होता है, एक मादा होता है कि नहीं? तो नर और जब मादा आपस में जनन की क्रिया करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। बट यहाँ पे सर अनिषेक जनन मतलब कि इसमें निषेचन की क्रिया हो ही नहीं रही है। जैसे कि अभी हम बात करते हैं, कोई भी नर मधुमक्खी बनता है और एक मादा मधुमक्खी बनता है, ठीक? नर मधुमक्खी मादा मधुमक्खी में अलग अलग प्रोसेस होता है। नर मधुमक्खी वो बिना निषेचन के ही बनता है, बिना निषेचन के, उसमें निषेचन का प्रोसेस नहीं होता, वो इसलिए अगुणित होता है। वहीं पे जो मादा होती है, इसमें एक नर और एक मादा जब दोनों आपस में होते हैं तो यहाँ पे एक मादा मधुमक्खी बोले तो रानी मधुमक्खी बनती है। तो यहाँ मधुमक्खी, टर्की भी मधुमक्खी है, समझ आ रहा है ना? ये नर वाला है और ये मादा वाला यानी मधुमक्खी, यानी कि टर्की प्लस मधुमक्खी बोले तो दोनों, यानी कि दोनों, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव में एबीओ रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव होता है? एक फिनोटाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है।
तो यहाँ पे जीन की बात करा है। अच्छा गुरुजी बताइए, जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर क्या होता है? जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये क्या है? आप हमें देख पा रहे हैं ना? ये क्या भैया? ये फिनोटाइप है, आप किसी का शरीर देख रहे हैं। बट यहाँ पे जीन की बात करें तो हमारे अंदर क्या है? आप देख पा रहे हैं? अरे नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारा क्या है सर? जीनोटाइप है। तो कितने होते हैं सर? 6 होता है। अगला यहाँ पे बीटी जीवविष में किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? यानी जो बीटी जीवविष है, ये किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थूरियनजेंसिस। अच्छा सर होता क्या है देखिएगा, मतलब एक ऐसा जीव है, इसमें कोई रोग ना लगने पाए, इसमें कोई रोग ना लगने पाए, अधिकतर ये पेड़ों में डाला जाता है। यानी कि ये जो बैसिलस थूरियनजेंसिस होता है, इसको हम लोग, ये एक जीव विष है, मतलब कि जो हमारे विषाणु होते हैं, उनके प्रति प्रतिरोधकता क्षमता प्रदान करते किसको सर? पेड़ को। यानी पेड़ में रोग ना लगने पाए, हम पेड़ के अंदर इस बीटी को डाल देते हैं, ठीक? तो वही है यहाँ पे। तो बीटी जीवविष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होता है? वही बीटी का पूरा नाम बैसिलस थूरियनजेंसिस। दैट्स ऑल। अगला यहाँ पे देखिएगा, लास्ट वाला सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सर हमारा बोर्ड एग्जाम है और तगड़ा वाला आपका तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना? टेंशन नहीं लेना है। बैक टू बैक क्लासेस हम लोग दे रहे हैं और कुछ दिनों बाद हम पूरा लाइव क्लास चला देंगे। अगला है यहाँ पे, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी जाति को न लाभ होता है न हानि, उसे क्या कहते हैं सर जी? सभोजिता। क्या कहते हैं? सभोजिता। जैसे लाइकेन होता है, क्या होता है? लाइकेन। तो ये सभोजिता का निभाता है, उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है ना? आप लोग कभी एक चीज और देखे होंगे कि आम के पेड़ पर, या फिर आप देखे होंगे कि हाँ, आम का जो पेड़ होता है, आम के पेड़ पे देखेंगे तो एक गुच्छिनुमा आकार का सर एक पेड़ उग जाता है। आप लोग देखे होंगे, गांव में होंगे तो उसी उसको क्या कहते हैं सर? सहभोजिता होता है। मतलब कि आम के पेड़ को ना तो लाभ होता है उससे, ना ही हानि होता है, लेकिन वो अपना भोजन पेड़ से बनाता रहता है। अब यहाँ पे सर निश्चित उत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर वाले। लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम क्या है सर जी? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। उस फ्रांसीसी प्रकृति विज्ञानी का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग और अनुप्रयोग के कारण हुआ है सर जी। वो कौन थे भैया? लैमार्कवाद। यानी कि इन्होंने कहा कि जो हमारे सर्प थे, उन्होंने अपना पैरों का यूज नहीं किया, इसलिए उनके पैर नहीं होते थे, ठीक? और जिन्होंने अपने अंगों का यूज किया, उनके पैर होते थे। तो ऐसा लैमार्कवाद था, लेकिन वो बाद में गलत सिद्ध हुआ था और पेरिन का सही माना जाता है। अगला यहाँ पे है, दो बीजों के नाम लिखे जिनमें बीज के परिपक्व होने से भ्रूणपोष विकासशील द्वारा भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। मटर होता है और मूंगफली। एक प्रश्न बहुत प्यारा बनता है, ध्यान देना। आभासी फल क्या है सर? आभासी फल होता है, याद कर लीजिए सर जी। कौन सा होता है? स्ट्रॉबेरी होता है और एप्पल होता है, बोले तो सेब। ये खूब भाई साहब बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगला यहाँ पे, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने, ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था सर? 1986 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दो दो नंबर वाले हैं, एक एक नंबर वाले, दो दो नंबर वाले आपके डिवाइड रहते हैं प्रश्न। अगला यहाँ पे प्रश्न है तीसरे का क, सप्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। तो सर सहप्रभाविता होता क्या है? देखिएगा, वह स्थिति जिसमें किसी जीव में दोनों अलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सप्रभाविता दिखा, मतलब सप्रभाविता कहते हैं। जैसे कि ए बी जो रक्त समूह होता है, ए बी, जहां आई ए और आई बी एलील दोनों ही समान रूप से व्यक्त होते हैं, और व्यक्ति का रक्त समूह क्या होता है? ए बी होता है। उसका एक उदाहरण नोट कर सकते हैं, ठीक है? जब इसको सॉल्व कराएंगे तो एकदम डेप्थ में जाके समझा देंगे, आपको समझ आ जाएगा, चिंता मत करिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्राथमिक तथा द्वितीयक वाहिनी उपचार के मुख्य अंतर लिखिए। तो कुल मिला के अगर एक नंबर का आया है तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद मत करिएगा, जितने नंबर का आया है उतना ही करना है। प्राथमिक वाहित मल क्या होता है? प्राथमिक वाहित मल उपचार में गंदे पानी से बड़े ठोस कणों, बालू, तलछट को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है प्राथमिक में। और द्वितीयक में क्या होता है? जिसमें बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है, जिससे जल को और अधिक स्वच्छ किया जाता है, उसे हम लोग द्वितीयक बोलते हैं। कुल मिला के ये समझ के चलिए, जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी आपके घर पे कब्जा कर लिया, तो सबसे पहले आप लोग छुड़ाते हैं उससे। अब नहीं छोड़ा तो ये प्रथम, मतलब खुद से सर हमने जाके वहां पे अपनी जमीन को छुड़ाने की कोशिश किया, तो वो क्या हो गया सर? ये प्राथमिक वाहित मूल उपचार है, मतलब छोटे बड़े जो कण हो गए सर खुद से निकाल लेंगे। लेकिन जब वो सर ये आपका जमीन नहीं छोड़ता, तो हम लोग पुलिस स्टेशन पे जाते हैं। अब दूसरा अपनाते हैं काम,
तो उसी प्रकार जो छोटे गंदे कण बचे रहते हैं बैक्टीरिया, तो उसको हम लोग द्वितीयक वाहित मल उपचार द्वारा उसको हम लोग हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न लीजिए कि यदि एक समुद्री मछली को अलवण जल की जीवनशाला यानी कि एक्वेरियम में रखा जाए तो वह क्या मछली जीवित रह पाएगी? भैया नहीं रह पाएगी, क्योंकि समुद्री जो मछली होती है वो लवण में रहती है जहाँ पे नमक होता है। अब आप उसको ले आइए विदाउट नमक वाले में डाल दीजिए, तो सर जीवित नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल होता है। जैसे मान लीजिए अभी आप रहते हैं यूपी में, तो यूपी की जलवायु देखेंगे, भैया यहाँ पे नॉर्मल रहता है, गर्मी में गर्मी, ठंडी में ठंडी, बरसात में बरसात। आपको उठा के फेंक दिया जाए सर जम्मू कश्मीर में और वहां पे लगातार आपको रखा जाए, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया जाए, तो आप जीवित रह पाएंगे? अरे भाई मर जाएंगे। वही क्या है, वही क्या है सर, प्रतिकूल। यानी कभी भी समुद्री मछली अलमड़ जल की जीवनशाला में रखा जाए तो वो जीवित नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि भैया वो शुरुआती दिनों से वो चीजें झेल नहीं पाएगी। जहाँ पे उसका है अनुकूल, वहीं पे जीवित रह पाएगी। अगर प्रतिकूल प्रभाव करेंगे तो भाई साहब खतरा हो जाएगा, ठीक ना? जैसे मान लीजिए कोई नेताजी हैं, अब वो आपके यहाँ रहते हैं और आपसे पहले बहुत अच्छा व्यवहार था, बाद में आपको निकाल के सर कहीं और रख दिया जाए और आप नेता के विपरीत हो जाएँगे, तो आपके ऊपर एनआईए, सीबीआई ढेर सारे आपके ऊपर सर कब्जा करना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है ना सर? हमसे कोई लेना-देना नहीं है नेताओं से, लेकिन हम बता रहे हैं कि चले जाएँ सर एफआईआर कर दें गुरुदेव के ऊपर, ठीक ना? अगला प्रश्न है वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडलीय डीएनए मॉडल का चित्र, नामांकित चित्र आपको बनाना है। बस आपको फिगर बनाना, मैंने महाभारत बैच में ऑलरेडी करवाया है, वहां से आप देख लीजिएगा। फिर मिलर वाला है, मिलर के चिंगारी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ये फिगर वाला है, मैं वन शॉट वीडियो में जितने भी चित्र आपके पेपर पूछे जाएंगे मैं अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्व करिएगा, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करवा ही दूंगा। त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई केंद्रकों का नाम लिखिए। निम्नलिखित में अंतर करना है, प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। सहज उपार्जित और सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है एक शिशु का रुधिर वर्ग वो है यदि पिता व माता के रुधिर वर्ग ए व बी, तो जनकों के जीनोटाइप व फिनोटाइप, मतलब जीनोटाइप और उनके अन्य संतति में जीनोटाइप का आपको पता लगाना है। अगला प्रश्न है जिन चिकित्सा क्या है, एडिनोसिन डी ए मिनेज डीएनए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका एक सचित्र आपको व्याख्या करना है, मतलब चित्र बनाना है। फिर शुक्राणु जन्म के बारे में बोला है, आपको करवा देंगे। फिर उदाहरण द्वारा समझाना है सहप्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता। फिर ग वाला है यहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी जेल विद्युत कण संचालन से आप क्या समझते हैं, और डीएनए खंड का पृथक्करण एवं विगलन की तकनीकी का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद अगला यहाँ पे बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से आपको वर्णन करना है। फिर यहाँ पे अगले आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न है मलेरिया के रोग जनता रोग लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। एक बात याद रखना, ये एग्जामिनर कोई भी भाषा चेंज कर दे, लेकिन आपको लिखना क्या है, मलेरिया के बारे में। पता लगा यहाँ पे रोग जनता कर दिया, कल को रोग जनक कर दिया, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरुदेव हम तो रोग जनक पढ़ के गए थे। लेना देना नहीं है, हमें तो मेन ये याद करना है। फिर यहाँ पे आपको वर्णन करना है परजीविता, स्वपकारिता, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है। अगला यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों और पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए भी किया जाता है, क्या ये सही है या नहीं? अगला प्रश्न है प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है, इसके कार्य आपको लिखना है। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। भाई साहब ये जो प्रश्न है ना, हम कहेंगे कि आज आप रट डालिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। मनुष्य के मादा जनतंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। मादा के स्थान पे कभी कभी एग्जामिनर नर कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों याद कर लीजिएगा। परागण के बारे में आप पूरा याद कर लीजिएगा, इसका प्रकार भी याद कर लीजिएगा, स्व वाला और पर परागण वाला, ठीक। फिर यहाँ पे अगला यहाँ पे लिंग निर्धारण, ये भी खूब पेपर में पूछा जाता है कि लिंग निर्धारण क्या होता है, मानव में और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मैंने महाभारत बैच में मानव का भी बताया है, मधुमक्खी का भी बताया है, यूट्यूब पे करवाएंगे, बट यहाँ पे आपको वीडियो मिलता है। पीडीएफ वूडीएफ के लिए सर आपको जाना पड़ेगा एप्लीकेशन के अंदर। हाँ मैं लॉन्च करता बुक, लेकिन सर होता है ना कि अपने पास अभी उतनी टीम नहीं है, नहीं तो हम आपके लिए सर बुक भी लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जो कि हम लोग सर 2026 तक आपको मार्केट में ला देंगे। आप लोग आशा मतलब कि अच्छे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट आप लोग तो पास हो जाएंगे, लेकिन अपने भाइयों को जरूर सजेस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अथवा में ये नहीं आ रहा तो ये प्रश्न कर सकते हैं, वंशागति को परिभाषित कीजिए। मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम का आपको वर्णन करना है। फिर यहाँ पे लास्ट वाला एक प्रश्न है, ठीक है, ये सब आपके लास्ट चैप्टर से खूब प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे है पारिस्थितिक पिरामिड। अब कहेंगे गुरु जी आप ये सब क्यों नहीं याद करवा रहे हैं, क्योंकि जब आप इनके चक्कर में पड़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर ये पूछा, अगर ये याद कर लिए, तो इनसे जुड़ा हुआ कुछ भी आया
आपको केवल छाप देना है। तो मेन हेडिंग मेरा ये होना चाहिए, मेन हेडिंग जय विविधता होनी चाहिए। बाकी इसके चक्कर मत पड़िएगा क्योंकि ये क्षति है, क्षति मतलब जय विविधता। अच्छा जय विविधता है क्या? आपके गाँव में कई सारे लोग हैं, हर लोग अलग-अलग प्रकार के हैं। आप देखेंगे आपके गाँव में जानवर भी हैं, पेड़ भी हैं, कुत्ते भी हैं, भेड़िया भी हैं और बहुत सारे मनुष्य भी हैं। तो कई प्रकार के हैं। अब ये धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे, तो क्या होता है क्षति हो जाएगा। बढ़ रहे हैं, तो भैया इनका बचाव करना पड़ेगा। तो यही क्या है जैव विविधता। तो मेन हेडिंग हमारा जैव विविधता होना चाहिए, पारिस्थितिक पिरामिड होना चाहिए यानी जिसको हम लोग सूची स्तंभ कहते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आता है, किसका वाला पता है पिरामिड वाला? यहाँ से आता है अ अ, जैव जैव भार का पिरामिड, ये खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखना जैव भार ऊर्जा का पिरामिड, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये रहा आपका क्लास 12 बायोलॉजी, जो कि 3 फरवरी के लिए 3 मार्च के लिए सर जी। और मैं आपके पूरे बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। एकदम गेस पेपर सर बनाए हैं जो कि आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग है। और इसमें जो भी आपके पीवाईक्यू प्रश्न पूछे गए ना, सारी चीजों को मैंने इसमें ऐड किया है। तो दिन यार इसको आप पूरा पढ़िएगा, रटिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और महाभारत बैच से जरूर जुड़िएगा। वहां पर सर हम हर एक सेट प्रोवाइड किए हैं। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पे आ जाके बोल रहे हैं कि अरे हम लेकर आ गए ना, सर आपका ये भाई ना पहले से ही दे दिया है। कभी-कभी मैं आपको भेज भी देता हूँ स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे, जो कि बहुत सारे बच्चे जॉइन किए हैं। ट्रस्ट मी सर 1 महीने के अंदर कई हज़ार बच्चे जॉइन किए हैं, क्योंकि सर विश्वास देते हैं और हम इतना सर आपसे प्रॉमिस करते हैं कि सर हम आपको वो वैल्यूएट कंटेंट प्रोवाइड किए हैं, जहाँ सर एक भी एग्ज़ामिनर सर प्रश्न बाहर नहीं बनाएगा। और मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आप प्रश्न पढ़ के जाइए, सर कसम से हर एक क्वेश्चन करके आएँगे क्योंकि वो डेरिवेशन मैंने डाला जहाँ सर पेपर में बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। तो देन जाइए महाभारत बैच जॉइन करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।